हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग का टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। आज इसका हम पार्ट 10 डिस्कस करेंगे। तो कुछ एंट्रीज हैं जो आज हम देखने वाले हैं, ये इम्पॉर्टेंट एंट्रीज हैं। इनके ऊपर क्वेश्चन जो एमसीक्यूज बेस है वो बन सकते हैं, ठीक है। तो सारी एंट्रीज मैंने इंक्लूड नहीं की है, बट वो एंट्रीज जिनसे क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड की हैं। तो देखिए, सबसे पहली एंट्री है आपके पास, रमेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹40,000। तो देखो 40,000 कैश आपके पास आया है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 40,000 से और 2 हो जाएगा यहाँ पे कैपिटल। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, रमेश का नाम नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था ओनर का नाम नहीं आता है। तो एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फाइन। उसके बाद देखो, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। तो हमने परचेजेस की है। अब परचेजेस नॉमिनल अकाउंट है तो ये आपका खर्चा है, खर्चा है तो डेबिट होगा, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 कैश हो जाएगा क्योंकि कैश आपके हाथ से गया है, ठीक है। फिर मान लो ये एंट्री आपको दी हुई है, परचेज गुड्स ₹20,000। अब यहाँ पे आपको किसी पर्सन का नाम नहीं दिया, तो यहाँ भी हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने कैश में ही ट्रांजेक्शन की है। तो क्या हो जाएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, फिर से यही एंट्री होगी, ठीक है। उसके बाद देखो आपको दिया है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम महेश फॉर कैश। तो कैश में परचेजेस हुई है तो अगेन यही एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ₹20,000। अब यहाँ पे आपको कैश नहीं दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये उधार में आपने सामान परचेज किया है, यानी ये क्रेडिट परचेजेस है। तो इसकी जब आप एंट्री करोगे तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा और टू महेश होगा। क्यों होगा महेश, महेश क्या है, पर्सनल अकाउंट है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, गिवर कौन है आपका, महेश है, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, टू महेश हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, परचेजेस में आपको ये देखना है कि या तो आपको स्पेसिफिकली कैश दिया हो, लिखा हुआ कि हमने कैश में परचेजेस की है, तो आप क्या करोगे, परचेजेस टू कैश एंट्री करोगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। बट अगर आपको ये नाम दिया हुआ है सिर्फ और उसके बाद कैश नहीं दिया हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपने उधार में सामान परचेज किया है, ठीक है। तो यहाँ आपको कैश दिया हुआ था, यहाँ आपको कैश दिया हुआ था, तो आप क्या करोगे, इस ट्रांजैक्शन में ये है कि हमने कैश में परचेज किया, तो एंट्री होगी आपकी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके अंदर आपको नाम नहीं दिया हुआ था कि आपने किससे परचेज किया है, तो इसका मतलब हम मानेंगे कि हमने कैश में परचेज किया है, इसलिए इसकी एंट्री भी क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट यहाँ पे आपको दिया है कि आपने महेश से परचेज किया है, कैश नहीं लिखा है, तो हम एंट्री करेंगे इसके परचेजेस अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, ठीक है। अच्छा, फिर है गुड सोल्ड ₹2,000। अब इसका मतलब हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि हमने कैश में बेचा है, ठीक है। तो कैश आपके पास आया होगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और टू सेल्स अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, गुड सोल्ड टू अब्दुल फॉर कैश ₹10,000। तो नाम दिया है हमें, लेकिन ये भी दिया है कि कैश में सेल किया है, तो फिर क्या एंट्री होगी, कैश टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। फिर देखो, गुड सोल्ड टू अब्दुल ₹20,000। अब यहाँ पे क्या है, कैश नहीं दिया है आपको, तो इसका मतलब आपने अब्दुल को उधार में सामान बेचा है, उधार में बेचा है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, अब्दुल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि अब्दुल अब रिसीवर है, ठीक है। तो अब्दुल का अकाउंट डेबिट होगा टू सेल्स अकाउंट। फाइन। यानी जब आपको कैश दिया हो तो कैश टू सेल्स होगा, और जब नहीं, सिर्फ आपको इतना दिया, नाम दिया है, तो उस नाम को डेबिट करोगे, टू सेल्स अकाउंट करोगे, ठीक है। देन देखो, गुड्स वर्थ ₹2,000 रिटर्न्ड बाय अब्दुल। 20,000 का सामान हमने बेचा था, उसमें से 2,000 रुपये अब्दुल ने सामान वापस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, ये आपके लिए क्या हो गया, सेल्स रिटर्न। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब आप सेल किया हुआ सामान आपके पास वापस आता है तो उसको हम बोलते हैं सेल रिटर्न। तो अब्दुल को आपने सेल किया था, वो वापस आ गया सामान, तो ये क्या है, सेल्स रिटर्न। अब देखो, सेल्स जो है इसको हम क्रेडिट करते हैं क्योंकि सेल हमारी एक तरह से इनकम होती है, लेकिन सेल्स रिटर्न को फिर हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री क्या पास होगी आपकी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अब्दुल, क्योंकि अब्दुल अब क्या है, गिवर है, ठीक है। तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर के रूल के अकॉर्डिंग लगा लो आप इसको। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगा और टू अब्दुल होगा। फाइन। नेक्स्ट देखो, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम हरीश ₹2,000। अब हरीश से हमने सामान परचेज किया है, अब यहाँ पे कैश नहीं दिया है, तो आप क्या करोगे, सीधी एंट्री करोगे इसकी,
यानी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। ठीक है, अब देखो गुड्स वर्थ ₹1000 रिटर्न टू हरीश। अब हरीश को हमने सामान वापस कर दिया। अब एक बात बताओ, परचेज किया हुआ सामान वापस किया ना हमने हरीश से सामान परचेज किया था, अब हम इसको रिटर्न कर रहे हैं, तो क्या बन गया ये परचेज रिटर्न। अब परचेजेस को हम डेबिट करते हैं तो परचेज रिटर्न को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो क्या एंट्री हो जाएगी इसकी, हरीश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। हरीश के अकाउंट को डेबिट क्यों किया, क्योंकि गुड्स हरीश को मिलेगी, तो हरीश इज रिसीवर और हमने क्या किया, परचेज रिटर्न किया है। ठीक है, तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है, परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट होता है। इसी तरह से सेल्स अकाउंट आपका क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न आपका डेबिट होगा। ठीक है, फिर देखो एक्स सोल्ड गुड्स टू अस ₹10,000। इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो। एक्स ने हमें सामान बेचा है 10,000 का, तो हम हमारी बुक्स में जब एंट्री करेंगे तो ये हमारे लिए क्या हो गई, परचेजेस हो गई। जल्दबाजी में गलत मत कर दीजिएगा। इसने कहा है एक्स ने हमें सामान बेचा है, अब हमें सामान बेचा है इसका मतलब क्या है, हमने परचेज किया है, तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। ठीक है, फिर देखो वाई परचेज गुड्स फ्रॉम अस फॉर कैश ₹2000। अब वाई ने हमसे सामान खरीदा है। ठीक है, तो वाई ने खरीदा है लेकिन हमारे लिए ये क्या हो गई, सेल्स हो गई। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी, देखो कैश में खरीदा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा और टू सेल्स होगा। अगर यहाँ पे ये कैश नहीं दिया होता, अगर सीधा दिया होता कि वाई ने हमसे सामान खरीदा है, तो हम एंट्री करते वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, तो आई होप परचेज सेल और परचेज रिटर्न सेल्स रिटर्न ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं हम, देखो पेड सैलरी टू रमेश। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये आपका एंट्री क्या होगी, यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगी। ठीक है, इसका रीज़न क्या है, देखो सैलरी आपका खर्चा है, यहाँ पे रमेश नहीं, यहाँ पे आपका जो हेड बनेगा दैट इज सैलरी। ठीक है, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये एंट्री बनेगी। फाइन, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा। कई बार हम जल्दबाजी में रमेश टू कैश कर देते हैं, लेकिन वो नहीं होगा, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा। देन देखो पेड इंश्योरेंस प्रीमियम बाय चेक। अब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम दिया, ये खर्चा है हमारा, तो इंश्योरेंस प्रीमियम का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि ये खर्चा है, और टू बैंक हो जाएगा। बैंक क्यों होगा, क्योंकि हमने पेमेंट चेक से की है, अगर हम कैश में पे करते तो टू कैश आता। ठीक है, देन देखो पेड लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ ओनर बाय चेक। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये ओनर का पर्सनल खर्चा है। अब ओनर का खर्चा अगर हम पे कर रहे हैं तो वो क्या मानी जाती है, ड्राइंग्स मानी जाती है। ठीक है, तो ड्राइंग्स मानी जाएंगी ये, और आपके पास क्या होगा, बैंक से पेमेंट गई है तो टू बैंक हो जाएगा। फाइन, ओके, इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये ड्राइंग्स मानी जाएंगी क्योंकि ये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो है ये ओनर का है। फाइन, देन देखो नेक्स्ट है कैश रिसीव्ड फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। तो अब यहाँ पे जो एंट्री होगी ना दैट विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू वाई। जैसे ये यूँ है, मान लो वाई को आपने सामान बेचा था, अब वाई ने पेमेंट देनी थी, लेकिन वाई ने कहा कि मेरे एक्स के पास पैसे पड़े हैं, एक्स आपको दे देगा, तो एक्स ने आपको पेमेंट करी है, बट एक्चुअल में आप किसका अकाउंट क्लियर कर रहे हो, वाई का क्लियर कर रहे हो ना, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये आएगी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ना कि एक्स अकाउंट। इस चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिएगा। फाइन, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। ओके, नेक्स्ट है आपके पास पेड कैश टू परमजीत सिंह ₹10,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000। तो ये ट्रेड और कैश डिस्काउंट के क्वेश्चन है। तो देखो आपने कितना कैश पे किया है, 10,000 रुपये का, डिस्काउंट आपको मिला है तो आपकी इनकम है तो ये क्रेडिट होगी। कैश आपके पास से गया है तो कैश भी क्या होगा, क्रेडिट होगा, क्योंकि कैश क्या होती है, एसेट होती है, आता है तो डेबिट होता है, जाता है तो क्रेडिट होता है। तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, परमजीत सिंह का अकाउंट हम डेबिट करेंगे 11,000 से, टू कैश करेंगे 10,000 और टू डिस्काउंट रिसीव्ड कर देंगे हम 1,000। ठीक है, फाइन, समझ आ गया। देन देखो अगला क्या है, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ऑफ द लिस्ट प्राइस 2,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। हमने सेल की है गोपाल को, 2,000 रुपये की लिस्ट प्राइस था, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2,000 का 10% कितना हो गया, 200 रुपये। तो 200 रुपये आप काट दो, कितना बच गया आपके पास, 1,800 रुपये। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले लेक्चर में कि ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे 200 रुपये की कोई एंट्री नहीं होगी, सीधा आपकी ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगी, गोपाल अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, गोपाल के अकाउंट को डेबिट करोगे आप 1,800 से, और 1,800 की ही आपकी सेल हुई है,
क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट जो है वो कहीं भी शो नहीं किया जाता है, ठीक है। देन देखो, परचेज गुड्स फ्रॉम डेविड ऑफ लिस्ट प्राइस 90,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमने परचेज की है डेविड से, 90,000 का सामान था, 10% का डिस्काउंट यानी 9,000 का डिस्काउंट हो गया। तो यानी कितने का सामान हमने परचेज किया, 81,000 का। तो एंट्री क्या बनेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू डेविड अकाउंट, क्योंकि डेविड यहाँ पे क्या है, गिवर है, ठीक है। तो 81,000 से आपकी एंट्री हो जाएगी, ओके। अब देखो, रिटर्न गुड्स टू डेविड, डेविड को हमने कुछ सामान वापस किया है जिसका लिस्ट प्राइस 10,000 रुपये है। तो अब देखो, ये लिस्ट प्राइस था, 10% डिस्काउंट दिया था ना उसने, वो यहाँ पे काटो, तो 9,000 का सामान हमने वापस किया है, समझ गए। यानी ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री यहाँ भी नहीं होगी, वहाँ भी नहीं होगी, राइट। तो 9,000 का सामान हमने वापस किया है डेविड को। तो अब मुझे बताओ, जब परचेज करते हैं तो हम डेबिट करते हैं, अब यहाँ पे हम परचेज किया हुआ सामान वापस कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न हो गया, ये परचेज रिटर्न को हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और एंट्री आपकी पास होगी 9,000 से, 10,000 से मत कर दीजिएगा इसको, ठीक है। क्योंकि 9,000 से क्यों पास होगी, क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट है वो अकाउंट्स में शो नहीं होता, उसकी वैल्यू काट के शो की जाती है। तो पहले हमने 81,000 दिखाया था, अब उसमें से हमने 9,000 का सामान वापस कर दिया है, ठीक है। ये मतलब हुआ इसका। अब नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फॉर कैश, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 50,000, 20% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है। बहुत ईजी है, लिस्ट प्राइस है 50,000, उस पर 20% ट्रेड डिस्काउंट काटो, 50,000 का 20% कितना हो गया, 10,000 रुपये, यानी 50,000 माइनस 10,000 कर दो, 40,000 की आपने सेल की। अब 40,000 की सेल में आपको 5% का डिस्काउंट मिल गया, 40,000 का 5% निकालोगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपये। तो यानी आपको कितने रुपए देने पड़े, 38,000। 40,000 की परचेज की आपने और 2,000 रुपये आपको उस पर डिस्काउंट मिल गया, तो 38,000 देने पड़े। तो परचेजेस अकाउंट आप डेबिट करोगे 38,000 से, कैश डिस्काउंट आपको मिला है, ठीक है, तो वो 2,000 हम दिखाएंगे, और 2 आप सॉरी ये गलत कर दिया हमने, परचेजेस अकाउंट हमारा होगा 40,000 से, क्योंकि हमने 40,000 की पेमेंट की, 40,000 की परचेजेस की है, और 2 हम करेंगे कैश अकाउंट, कैश हमने कितना दिया 38,000, और 2 हम करेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, क्योंकि ये हमारी इनकम है, और इनकम जो होती है वो क्रेडिट होती है, ठीक है। इसको फिर से कर लेते हैं हम। देखो, हमने 40,000 का सामान खरीदा था, ये तो आप समझ गए कि ट्रेड डिस्काउंट नहीं आएगा इसमें। तो हमने 40,000 का सामान खरीदा था, उस पर हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिला, तो यानी हमें पेमेंट करनी पड़ी 38,000 की। तो परचेज हमने किया सामान 40,000 का, 2 कैश 38,000 और 2 डिस्काउंट रिसीव्ड 2,000, क्योंकि ये हमारी इनकम है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, सोल्ड गुड्स टू ए, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 50,000 रुपये, ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है 20%, कैश डिस्काउंट दिया हुआ है 5%, ए पेड 40% इमीडिएटली बाय चेक। तो ए ने हमें कितना है, 40% इमीडिएटली पे किया है। तो अब देखो, लिस्ट प्राइस 50,000 रुपये है, इस पर पहले तो ये 20% काट दो, 20% कितना हुआ 50,000 का, 10,000 रुपये, ठीक है। तो 10,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी एंट्री कहीं भी नहीं होगी। 50,000 माइनस 10,000 कर दो तो क्या आ जाएगा, 40,000 रुपये, फाइन। अब एक चीज़ देखो, 40,000 का ये कहता है 40% इमीडिएटली पे किया, तो 40,000 का 40% आप निकालोगे कितना होगा, 16,000 रुपये। अब 16,000 पे इसको 5% का ऑफ मिलेगा, ये मैंने आपको कल भी समझाया था कि हम जो कैश डिस्काउंट देते हैं वो उतनी अमाउंट पे देते हैं जितना कैश हम पे कर रहे हैं। तो इमीडिएटली कितना कैश या चेक से पे कर रहे हो, यानी इमीडिएट पेमेंट पे मिलता है, तो इमीडिएटली आप कितना पे कर रहे हो, 16,000 रुपये पे कर रहे हो। तो 16,000 का 5% ऑफ मिल जाएगा इसको, यानी 800 रुपये ऑफ मिल जाएगा। तो 16,000 में से 800 निकाल दो, 15,200 रुपये इसको पे करने हैं। तो एंट्री क्या बनेगी आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि 15,200 रुपये वो आपको देगा, कैश नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे चेक दिया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज हम कैश अकाउंट डेबिट करते हैं, फाइन। देन देखो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ किया आपने 800 रुपये। देखो, ये वाला जो 10,000 का डिस्काउंट है ये नहीं आएगा क्योंकि ये ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है। देन देखो, सेल्स के अंदर कितना जाएगा, 40,000 रुपये, क्योंकि आपने 40,000 की सेल की है। बाकी बैलेंस जो है ए का अभी 24,000 बाकी है, क्योंकि 40,000 का 40% उसने दे दिया, 60% अभी भी बाकी है। तो 40,000 का 60% कितना होता है, 24,000 रुपये। तो 24,000 रुपये अभी भी इसका बाकी है, ठीक है।
तो आई होप ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, कैसे कैलकुलेट करना है ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखो कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन हैं जिनकी कैसे रिकॉर्डिंग होती है वो देख लीजिए। देखो जब आप कैश को डिपॉजिट कराते हो बैंक में, मतलब आपके पास कैश है, आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कराया, तो देखो बैंक जो है उसका बैलेंस बढ़ गया ना, तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और टू कैश हो जाएगा। ठीक है, बैंक अब देखो पर्सनल अकाउंट है, राइट। पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, ये हमने किया था। अब बैंक अकाउंट को हम डेबिट कर रहे हैं और टू कैश करेंगे, क्यों? क्योंकि कैश हमारे पास से कम हो जाएगा। और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, तो रिसीवर कौन है, बैंक है रिसीवर, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट हो जाएगा। जब उल्टा होता है कि आप कैश निकलवाते हो बैंक से, तो क्या होता है, आपके पास कैश आया तो कैश रियल एसेट है, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो कैश अकाउंट आपका डेबिट होगा और टू बैंक हो जाएगा। टू बैंक क्यों हो जाएगा, क्योंकि बैंक इस टाइम पे क्या है, गिवर है। बैंक ध्यान रखिएगा पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक यहाँ पे पैसा दे रहा है ना आपको, तो बैंक क्या हो गया, गिवर, तो टू बैंक अकाउंट होगा। यानी जब आप कैश डिपॉजिट कराते हो बैंक में तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जब आप कैश विड्रॉ करते हो तो एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फाइन। अब देखो जब चेक आपको कस्टमर से मिला और आपने उसी दिन डिपॉजिट करा दिया, अगर उसी दिन डिपॉजिट करा दिया तो हम ये मान लेते हैं कि आपको बैंक में ही पैसा मिल गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट आप कर दोगे। कस्टमर से आपको मिला है, मान लो एक्स ने दिया है, वाई ने दिया है, तो 2XYZ जो भी है वो लिख दोगे और आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम मानते हैं कि बैंक में ही चला गया ये पैसा, बैंक ही रिसीव कर रहा है इसको। ओके, अब दूसरा देखो, अगर आपको चेक मिले बट आपने चेक हाथों हाथ डिपॉजिट नहीं कराया उसी दिन, मतलब ये ज़रूरी तो नहीं कि 4 तारीख को आपको कस्टमर चेक दे देता है तो 4 को ही आप डिपॉजिट कराओ। ठीक है, अगर आप डिपॉजिट नहीं कराते हो तो उस केस में आपकी एंट्री क्या हो जाती है, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आप हाथों हाथ चेक जमा करा देते हो तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, अगर आप उस दिन चेक जमा नहीं कराते हो तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, क्योंकि बैंक में तो अभी तक वो पैसा गया ही नहीं है, तो क्या होगा, चेक इन हैंड्स अकाउंट डेबिट। वो चेक इन हैंड्स है, अभी तक आपके हाथों में है वो चेक, तो चेक इन हैंड्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट होगा। ठीक है, अब जब आप उस चेक को, मतलब मान लो 4 तारीख को आपको चेक मिला, 4 को आपने डिपॉजिट नहीं कराया तो हमने ये वाली एंट्री कर दी, चेक इन हैंड्स टू कस्टमर अकाउंट। अब वो चेक मान लो आप 6 तारीख को जमा करवाते हो बैंक में, तो क्या एंट्री होगी, तो बैंक में एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक रिसीव कर रहा है, और टू चेक इन हैंड, जो यहाँ पे पहले डेबिट किया था इसको क्रेडिट करके इसका बैलेंस खत्म कर देंगे बस। ठीक है, यानी आप समझो इसको इस तरीके से कि अगर सीधा आप उसी दिन बैंक में जमा करा देते हो तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर्स अकाउंट। अगर आप उस दिन जमा नहीं कराते हो तो एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड टू कस्टमर्स अकाउंट, और फिर जिस दिन आप चेक जमा करा दोगे उस दिन हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, अब आगे देखिए, एक चेक आपको कस्टमर से रिसीव होता है, उस पर आप डिस्काउंट भी देते हो, मतलब लाइक 10,000 का सामान है, मान लो आपने उसे 1,000 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, यानी 9,000 का चेक आपको मिला, 1,000 का डिस्काउंट था और हमने उसे बैंक में डिपॉजिट करा दिया। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी इसकी, देखो बहुत सिंपल है, हमने उसे सेम डे डिपॉजिट कराया तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से होगा, 9,000 से। 1,000 आपका डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट आपका खर्चा हो गया ना, क्योंकि आप अलाउ कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को दे रहे हो, और टू जो कस्टमर का नाम है वो हो जाएगा, यानी ये वाली एंट्री हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000 से आपका, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट क्योंकि खर्चा है तो 1,000 का खर्चा हो गया, टू कस्टमर्स अकाउंट 10,000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या है आगे, ये कहता है कि अगर ये वाला चेक जो है वो डिसऑनर्ड हो जाए तो क्या होगा, डिसऑनर हो गया मतलब उतना पैसा नहीं है उसके अकाउंट में, तो ये वापस आ गया आपके पास चेक। अब वापस आ गया ना, तो इस एंट्री को बदल दो, एंट्री को पलट दो का मतलब क्या है, पहले आपने क्या एंट्री की थी, कस्टमर्स अकाउंट क्रेडिट किया था, अब कस्टमर्स अकाउंट डेबिट कर दो 10,000 से। अब बैंक अकाउंट आपने 9,000 से डेबिट किया था, अब ये बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दो, डिस्काउंट अलाउड आपने डेबिट किया था, डिस्काउंट अलाउड को आप क्रेडिट कर दो। ठीक है, फाइन, आई होप ये चीज़ क्लियर है कि जब भी चेक डिसऑनर होता है तो आपकी जो एंट्री है वो उल्टा हो जाएगी। ठीक है, उल्टा होने के साथ साथ क्या है कि डिस्काउंट अलाउड पहले डेबिट किया था तो अब क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि ये डिस्काउंट अलाउड हुआ ही नहीं ना, फिर अगर कस्टमर के पास से पैसा आया ही नहीं तो, राइट। तो डिसऑनर के केस में आपको ध्यान रखना है, उल्टी एंट्री आपको पास करनी है। ठीक है, देन देखो इंटरेस्ट
बैंक चार्ज भी करता है और इंटरेस्ट आपको अलाउ भी करता है। इंटरेस्ट चार्ज का मीनिंग क्या हुआ कि आपका खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है। इंटरेस्ट अलाउ का मतलब क्या है कि बैंक आपको पैसा ब्याज का दे रहा है। तो इंटरेस्ट जब चार्ज करेगा बैंक तो एंट्री क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपका बैंक बैलेंस कम हो गया। लेकिन जब आपको इंटरेस्ट मिलेगा तो इंटरेस्ट क्या आपकी इनकम हो गई, तो इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा और बैंक बैलेंस आपका बढ़ जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है, फाइन। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास ट्रांजैक्शन है बैंक चार्ज कर दे अगर कुछ सर्विसेज के लिए। देखो बैंक आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे लोकर फैसिलिटी हो सकती है या कोई और तरह की फैसिलिटी हो सकती है, तो उसके लिए बैंक चार्ज करता है। तो उस केस में हम क्या एंट्री करेंगे, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारा खर्चा है। एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, और टू बैंक अकाउंट क्योंकि बैंक से पेमेंट हो रही है। फाइन। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है कैसे हमने एंट्रीज पास की हैं। थोड़ी सी और एंट्रीज हैं, ये भी देख लेते हैं। देखो ओपनिंग एंट्री क्या होती है, जैसे इस साल के जितने बैलेंसेस हैं वो आप कैरी फॉरवर्ड करते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो नेक्स्ट ईयर सबसे पहली जो एंट्री होती है ना वो ओपनिंग एंट्री होती है। उसके अंदर क्या है, जितने भी एसेट्स के बैलेंस है वो आप डेबिट करोगे, लाइबिलिटीज़ के जो बैलेंस है वो आप क्रेडिट करोगे। ठीक है, अब उसमें देखो कुछ बैलेंस बचता है, जैसे या तो एसेट ज़्यादा हैं या लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ये केस हो सकता है। तो अगर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर हम लेंगे गुडविल को, और अगर आपकी एसेट ज़्यादा है तो बैलेंसिंग फिगर हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व को। जैसे मान लो आपने 10,000 की एसेट ली और 11,000 की आपकी लाइबिलिटी आई। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो आप लिखोगे टू एसेट अकाउंट डेबिट, यानी जो भी ब्रॉट फॉरवर्ड का है, और टू आपका मान लो लाइबिलिटीज़ है। फाइन। अब 1,000 का बैलेंस जो बच रहा है वो डेबिट साइड कम है ना, तो यहाँ पे गुडविल को डेबिट कर दोगे आप। गुडविल भी आपकी एसेट है तो गुडविल अकाउंट डेबिट, बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। ठीक है, इसके उलट अगर मान लो एसेट आपकी 10,000 आ रही है और लाइबिलिटीज़ आपकी 9,000 आ रही है, तो 1,000 रुपये अब यहाँ कम रह गया, तो ये हम लिखेंगे टू कैपिटल रिजर्व बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, फाइन, ये चीज़ आपने की होगी। अब नेक्स्ट देखो क्या एंट्री दी हुई है, रवि हमसे 10,000 रवि ओड अस 10,000 इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, यानी रवि से हम 10,000 रुपये मांगते थे, अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, और 30 पैसे 1 रुपये में उससे मिले हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 30% पैसा मिला है, 70% नहीं मिला वो क्या हो जाएगा आपका, बैड डेट्स हो जाएगा। ठीक है, तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, देखो आपको मिला कितना, 3,000 रुपये, सॉरी 30,000 नहीं 3,000 रुपये, तो कैश अकाउंट डेबिट आप करोगे 3,000 से, क्योंकि आपको 3,000 रुपये मिले हैं। बैड डेट्स अकाउंट आप डेबिट करोगे 7,000 से, क्योंकि बैड डेट्स आपका क्या होता है, खर्चा होता है। टू आप कर दोगे रवि का अकाउंट 10,000 का हमने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब देखो अगर ये बैड डेट्स फ्यूचर में कभी आपको वापस मिल जाते हैं, मतलब ये डूबा हुआ पैसा रवि से आपको वापस मिल जाता है, तो क्या एंट्री होगी, तो एंट्री होगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। मान लो ये 7,000 रुपये आपको वापस मिल गए, तो कैश अकाउंट डेबिट होगा 7,000 से और टू बैड डेट्स रिकवर्ड 7,000 से। अब इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको कैश अकाउंट टू आर नहीं लिखना है, रवि नहीं लिखना है। क्यों रवि नहीं लिखना है, क्योंकि आपने रवि का अकाउंट ऑलरेडी क्लोज कर दिया है। तो बैड डेट्स जब रिकवर करते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड की एंट्री होगी। ठीक है, देन देखो आप कोई मशीनरी इंस्टॉल कराते हो ना, तो उस पर इंस्टॉलेशन तक का जितना भी खर्चा है, चाहे वो कैरियर्स हो, चाहे वो वेजेस ऑन इंस्टॉलेशन हो, वो सारा मशीनरी की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा, अलग से नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से बिल्डिंग के इरेक्शन पे जो खर्चा होता है वो भी बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड किया जाता है, ना कि अलग से लिखा जाता है। बट अगर आप कोई रिपेयर वगैरह करा रहे हो बाद में, तो वो खर्चा जो है वो रिपेयर अकाउंट में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब ये है प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। 1,400 रुपीज़ आपने रेंट दिया 14 महीने के लिए, यानी 1 महीने का रेंट है आपका 100 रुपये का। 1 जनवरी को आपने ये पेमेंट की, अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 दिसंबर के। तो पहले तो देखो आपने रेंट पे किया है, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सिंपली रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि रेंट आपका खर्चा है, टू कैश अकाउंट। ठीक है, 1,400 रुपीज़ से ये एंट्री हो जाएगी। अब एक चीज़ देखो, इसमें से 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक 12 महीने का जो रेंट है वो तो इस साल का खर्चा है, और 2 महीने का रेंट जो है वो आगे वाले साल का खर्चा है। तो ये 2 महीने का रेंट क्या है आपका, प्रीपेड है। ठीक है, तो अब इसकी एंट्री कैसे होएगी, ये 2 महीने का रेंट तो प्रीपेड हो गया।
टोटल रेंट जो है 1400 रुपये, उसमें से हम ये कर देंगे कि प्रीपेड रेंट, क्योंकि आपकी क्या होती है एसेट, तो प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट करेंगे 200 रुपये से और टू रेंट कर देंगे, ठीक है, 200 रुपये से। यानी 200 रुपये अब हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे तो देखो 1400 रुपये हमने रेंट डेबिट किया था, 200 हमने क्रेडिट कर दिया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम 1200 रुपये दिखाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि प्रीपेड रेंट आपकी एसेट होती है, इसलिए हम उसे डेबिट करते हैं, फाइन। नेक्स्ट देखो 11,000 रुपीज़ पे किया है 11 मंथ्स की सैलरी के लिए, 1 मंथ की सैलरी अभी भी पे नहीं की गई है, तो क्या एंट्री होगी? देखो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पहली एंट्री तो यही होगी, 11,000 रुपये जो आपने पे किए हैं उसके लिए, तो 11,000 आ जाएगा। अब उसके बाद देखो क्या है कि 1 महीने की सैलरी आपको और देनी थी, यानी ये क्या होगी? आउटस्टैंडिंग सैलरी होगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है? आपकी लायबिलिटीज़ है, लायबिलिटीज़ को हम क्रेडिट करते हैं, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1,000 से, फाइन। प्रीपेड रेंट था तो हमने डेबिट कर दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी थी तो हमने क्रेडिट कर दिया, ठीक है। देन देखो डेप्रीसिएशन चार्ज की एसेट पे, तो सिंपल एंट्री है, डेप्रीसिएशन आपका खर्चा है और डेप्रीसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो एसेट को वैसे हम डेबिट दिखाते हैं, अगर वैल्यू कम हो रही है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, तो एंट्री बन जाएगी आपकी डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। फिर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो बिजनेस के लिए खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, क्यों? क्योंकि इससे बिजनेस के ओनर की कैपिटल बढ़ जाती है, राइट। देन देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी आपके पास? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है, देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस को देना पड़ रहा है तो उसके लिए खर्चा है, फाइन, तो इसलिए हमने उसको डेबिट किया और इसकी वजह से कैपिटल बढ़ जाती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में उल्टा हो जाएगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, फाइन। सो आज के लेक्चर में इतनी इन्फॉर्मेशन थी, जर्नल का चैप्टर हमारा फिनिश हो चुका है, नेक्स्ट लेक्चर से हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।